मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अभी क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री था उसको हम लोग चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री प्रयोग खत्म कर चुके हैं, जो बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम डीएलएड का पढ़ने जा रहे हैं, जो जिसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्री और जो 10th का लेवल है उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज का अपना क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 100/15 एक दशमलव प्रसार कैसा है? मतलब जैसे कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा हो जाएगा? या ऑप्शन में दिया हुआ है शांत, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, तो शांत शांत क्या होता है? शांत होता है जैसे कि यहाँ पे यही ले लेते हैं 6/15। 6/15 क्या हो जाएगा? तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या 15 और ये 6, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे 0 और 4, यहाँ पे ये कट गया टोटल। ये जो हो जाएगा 0.4, ये आ जाएगा शांत अनावृत्ति। मतलब ये पॉइंट के बाद किसी मान पर जाके ये पूरा वैल्यू कट जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। और अशांत आवृत्ति होता है जो कटेगा नहीं लेकिन वो रिपीट होता जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 10/3। 10/3 को हम देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 3.3333, कभी कटेगा नहीं। ये जो अशांत आवृत्ति हुआ ये 10/3, इसका मतलब हुआ कि ये कभी किसी पॉइंट में कटेगा नहीं और ये रिपीट होता रहेगा। जो एक नंबर हुआ ये हर जगह यही रिपीट हो जाएगा। तो हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ऐसे इसके ऊपर जो एक बार जैसा लगा दिए, इसका मतलब ये अभी चलता चला जाएगा। और अशांत अनावृत्ति होता है जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी संख्या, इसको डिवाइड करने पर आया 3 पॉइंट, कोई फिक्स टर्म नहीं आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर कुछ 9 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, कुछ भी एक फिक्स रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना कुछ कट रहा है, वो चलता चला जा रहा है, इसका कोई फिक्स टर्म नहीं हो रहा है, तो क्या कहते हैं? अशांत अनावृत्ति। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शांत, क्योंकि एक पॉइंट पर जाके कट गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई/2 कैसी संख्या है? क्या पूछा है कि पाई/2 जो है वो एक कैसी संख्या है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है परिमेय, वास्तविक नहीं और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है कोई भी संख्या जो p/q के टर्म में लिखा जा सके। मतलब p/q के टर्म में लिखा जा सके और जो q जो हो नॉट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं जहाँ पे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। मतलब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और q 0 के बराबर नहीं हो। मतलब परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जो पाई/2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो दो क्रमिक मतलब दो लगातार संख्या और सम संख्या। मान लीजिए हम अगर 2 3 लिए, 2 और 3, तो ये तो क्रमिक संख्या हुआ लेकिन ये सम संख्या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया विषम, हो गया विषम संख्या, और ये हो गया सम संख्या। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दो क्रमिक सम संख्या। यहाँ पे देखिए सम संख्या का अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो दो क्रमिक, केवल अगर क्वेश्चन में पूछा है केवल क्रमिक संख्या का, दो लगातार क्रमिक संख्या का एचसीएफ, वो आता है 1। यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 1 2 1 2, यहाँ पे क्या आया 1। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। तो दो क्रमिक संख्या का एचसीएफ क्या आ गया 1। और दो क्रमिक सम संख्या का जब एचसी यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दो क्रमिक संख्या 2 और 4, या फिर 4 और 6, 6 और 8, ये सब हो जाएगा दो क्रमिक संख्या। इसका एचसीएफ निकालें तो क्या हो जाएगा? 2 4, यहाँ से 2 बार में कट गया। फिर इसका निकालेंगे तो 4 और 6, तो एक बार में 4, 2 फिर 4 फिर 2 बार में। ठीक है, तो फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया क्या? ये भी, इसका भी एचसीएफ 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। मतलब दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ अगर पूछा जाएगा
वो हो जाएगा 2। ठीक है, अगर केवल क्रमिक पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 1। अगर 2 केवल पूछा जाएगा केवल क्रमिक संख्या का, 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा यदि बहुपद एक फंक्शन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या पूछ रहा है, ये ये बहुपद दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछा था। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, अल्फा बीटा होता है c/a। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा तो -b/, इसमें क्या हो जाएगा, इसको a बोलेंगे, यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, c बराबर भी 1 हो जाएगा और c बराबर भी 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/1 दैट इज -1/1 और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया एक्स, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का गुणक, मतलब एक्स स्क्वायर से गुणक जो हो रहा है उसे ए कहेंगे, तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा c/a। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b 1 हो जाएगा और माइनस लग जाएगा 1 और अल्फा बीटा c/a है। ठीक है, तो c/a हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 हमारा आंसर आ जाएगा लास्ट, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद एक्स क्यूब, एक बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x के दो शून्यक मतलब दो उसके रूट है। इसको अगर इस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ना तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, उसी को रूट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे -7 है, माइनस माइनस √7 है और -√7 है, तो इसका तीसरा शून्यक, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना तो क्यूब का 3 शून्यक होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर का 2 शून्यक होगा। एक मतलब जिस जो एक्स का जो वैल्यू है उस जगह पे रखेंगे एक्स पर, तो वहाँ पे वो सारा टर्म जो हो जाएगा जीरो आ जाएगा। यहाँ पे एक हो जाएगा √7, एक हो जाएगा -√7। ठीक है, यहाँ पे इसका अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, √7। ठीक है, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -√7। तो और गामा बराबर हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, गामा बराबर एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा क्या है, अल्फा है √7 प्लस प्लस हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पे √7, यहाँ पे अल्फा ये हो गया √7 और बीटा हो जाएगा -√7, फिर और गामा हो जाएगा +x। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और फिर क्या है -b/a, तो -b क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ए ये हो जाएगा ए, फिर ए हो जाएगा ये एक्स 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 क्यूब का जो गुणक हो जाएगा वो इसको ए कहेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणक को बी कहेंगे और एक्स का जो गुणक हो जाएगा उसको सी को बी कहेंगे, तो सी कहेंगे और इसको डी कहेंगे। ठीक है, हो गया, यहाँ पे हो गया, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, यहाँ पे ये तो -b, यहाँ पे b क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये भी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -7 और ये भी हो जाएगा -7। अल्फा ये हो जाएगा -1 यहाँ पे, -1/a, a क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इधर इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, √7 -√7, क्योंकि यहाँ प्लस से माइनस, प्लस माइनस माइनस निकल जाएगा, -√7 फिर +x बराबर -1। यहाँ पे -1 से ये कट कैंसिल हो जाएगा, किया जाएगा x बराबर -1, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये हुआ कि जो एक्स क्यूब ये जो पॉलिनोमियल ये जो दिया हुआ है बहुपद, इसका हमें 2 रूट दिया हुआ है, हमें तीसरा रूट पता करना है। तो शून्यक जो होता है रूट वही होता है जहाँ पे उसको वैल्यू रखने पर 0 आ जाए। हम अगर चाहेंगे तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, -1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 + 1 माइनस माइनस और -1 तो 7 हो जाएगा, केवल +7 और फिर +7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे ये हो जाएगा -7, यहाँ पे ये है -7 और ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 0। डेट इज हमारा मतलब -1 हमारा इसका गुणक है, हमारा आंसर सही है। तो चेक करने के लिए मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं हो उसे क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे बोल रहा है इस समीकरण का युग्म मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 2 टर्म है, उसमें बोल रहा है अगर उसका कोई रूट नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम विरोधी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। और विरोधी को एक और नाम क्या कहते हैं, असंगत। विरोधी को एक और नाम से जानते हैं जिसको असंगत कहते हैं। असंगत है, विरोधी के एक और नाम जानते हैं असंगत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंकड़े पी क्यू आर तथा माध्य पी क्यू आर तथा आर का माध्य क्यू टू आर और तथा एस के माध्य के समान है हो तो निम्नांकित में कौन कथन सही है। मतलब पहले माध्य यहाँ पे क्या होता है, माध्य बराबर होता है परीक्षकों का योग। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षकों का योग बटा बटा में कुल प्रेक्षकों की संख्या, यहाँ पे कुल हो जाएगा। कुल प्रेक्षकों का योग अपन में कुल प्रेक्षकों की संख्या। ठीक है, कुल प्रेक्षकों का योग अपन में कुल प्रेक्षकों की संख्या यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है टर्म उसमें क्या है, पी है क्यू है और आर है, तो हमारा कुल प्रेक्षक यही हो जाएगा। तो कुल प्रेक्षक कितना हुआ, 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर बटा और कितना है, टोटल प्रेक्षक कितना है 3, तो बटा में 3 जो कि बराबर है क्यू टू आर और एस के माध्य के बराबर। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, क्यू प्लस आर प्लस एस बटा 3। है, ये यहाँ पे यही दिया हुआ है कि पहले तो वर्ड टू वर्ड उसको तोड़ लिए कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसका माध्य इसके माध्य के बराबर है। तो माध्य क्या होता है, कुल प्रेक्षकों का योग बटा कुल प्रेक्षकों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3p प्लस 3q प्लस 3r बराबर यहाँ पे 3q प्लस 6r प्लस 3s। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए q है तो इधर आ जाएगा, तो q से q कैंसिल हो जाएगा। और फिर p है और यहाँ पे r है और यहाँ पे s है। ठीक है, यहाँ पे r है तो क्या हो जाएगा 3p प्लस 3r और 6r प्लस 3s, ये बच गया। और इसको हम इस तरफ लाएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे। देखिए आर को एक तरफ कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3p प्लस 3s बराबर आर माइनस 3r। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो p प्लस एस बराबर 3r हो जाएगा, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा p प्लस ए बराबर आर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे 3r 6r यहाँ पे है, तो इधर ले जाएंगे तो 3r हो जाएगा। तो p प्लस एस आर, यहाँ पे 1 मिनट
यहाँ पे देखिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p प्लस यहाँ पे ये q प्लस 2r प्लस s अपॉन 3, ठीक है, 3p प्लस 3q प्लस 3r बराबर 3, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 3, 3 दूना 6r प्लस 3s बटा में 3, बट ये 3 कैंसिल हो गया, 3 नहीं लिखा है। यहाँ पे ये हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये q है, यहाँ पे ये q है, q हो जाएगा तो क्या होगा, q यहाँ पे भी है, q यहाँ पे भी है, तो ये q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3p प्लस यहाँ पे 3r है, तो 3r है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3r माइनस ये हो जाएगा 6r बराबर 3s, ये हो जाएगा 3p प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस नहीं माइनस होगा, q यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3r है और 6r है, ये बड़ा है तो इसका जो माइनस करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, -3r बराबर 3s, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन है तो p माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा 3s, ऐसे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा p माइनस आर बराबर s, तो p बराबर क्या आ जाएगा r प्लस s, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। p बराबर r प्लस s क्या है, p बराबर r प्लस s, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़े 10, 15, 19, 30, 43, 69 और x का माध्य x हो, तो मतलब इतना दिया हुआ है टर्म, इतना पूरा टर्म है और इसका माध्य बोल रहा है x है, तो इसका माध्यिका ज्ञात करना है, क्या माध्यिका, 3 होता है माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहले ये देखते हैं, ये है 10, 15, 19, 30, 43, 69 और x, ठीक है। इसका माध्य पहले देखते हैं क्या हो जाएगा, 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 30 प्लस 43 प्लस 69 प्लस x बटा कितना है, टोटल प्रेक्षक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, क्योंकि x को भी तो है, x को हम वैल्यू निकालना है, लेकिन ये x भी होगा, जगह टोटल बराबर 7 के बराबर, और ये माध्य बराबर किसके है, तो ये x के बराबर है माध्य, ये बराबर में यहाँ पे x हो जाएगा, इसको टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल को ऐड करने पर यहाँ पे टोटल को ऐड करने पर आ रहा है 186 प्लस x बटा 7 बराबर x, इसको आप लोग ऐड करके भी देख सकते हैं, 186 ही आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 186 प्लस x बराबर ये हो जाएगा, उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई तो 7x हो जाएगा, और तो फिर 186 यहाँ पे हो जाएगा 186 बराबर 7x माइनस x, यहाँ पे 186 बराबर क्या हो जाएगा 6x, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 1, x बराबर क्या आ गया, यहाँ से हमारा x बराबर आ गया 31, मतलब यहाँ पे टोटल पूरा टर्म बन गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 31, ये भी पता चल गया। और फिर क्या पूछ रहा है माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका डिपेंड करता है n पर, n क्या होता है, n होता है कुल प्रेक्षक की संख्या, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यहाँ पे 7, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम, 7 है तो 7 क्या, 7 कौन सी संख्या हो जाएगा, 7 हो जाएगी विषम संख्या, ठीक है, 7 हो जाएगा विषम संख्या, इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 का पद, ठीक है, n प्लस 1/2 का पद विषम संख्या के लिए, तो n हमारा क्या है, n है 7, यहाँ पे n 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1/2, ठीक है, 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा
विवा पद, ठीक है। 7 + 1 हो जाएगा 8, 8/2 तो हो जाएगा 4, तो मतलब चौथा जो पद होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, इससे पहले इसमें जो होता है ना, तो या फिर तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं, मतलब बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर या घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं, इंक्रीजिंग में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाने पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर 31 आ जाएगा, फिर 43, फिर 69। यहाँ पे इसको बढ़ते क्रम में सजा लिए, तो इसको पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको बढ़ते क्रम में ही सजाना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चौथा पद है, चौथा पद, तो चौथा पद 1 2 3 4, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर चौथा पद जो 30 हो जाएगा वो हमारे से हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 प्रेक्षकों का योग तो 92 + x है तथा इन आंकड़ों का मान x है, तो x का मान क्या होगा। मतलब ये दिया हुआ 15 प्रेक्षक में बता दिया गया है, तो माध्य बराबर क्या हो, माध्य हो जाएगा, माध्य कितना दिया हुआ x, x बराबर 392 + x अपॉन 15 प्रेक्षक दे दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 प्रेक्षणों का दे दिया है, तो 15 यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 x बराबर 392 + x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 14x बराबर 392, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 14 दूना 28, तो यहाँ पे 2, और फिर 28, 11 112, तो यहाँ पे 8, मतलब x बराबर हो जाएगा 28 आंसर। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि 15 प्रेक्षणों का योग दे दिया हुआ है, तो हमें प्रेक्षणों का संख्या ही पता चल गई 15 है, यहाँ पे 392 हो गया योग और टोटल प्रेक्षण हो गया 15, तो माध्य निकाल देंगे, माध्य जो कि x के बराबर है, तो यहाँ पे x हमारा हो जाएगा 28, 28 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ष में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 रुपए हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो होता है कंपटीशन लेवल में पूछता है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज सी है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी पी इंटू 1 + r/100 का पावर टी, टाइम जो होता है ईयर्स टाइम में, वो माइनस माइनस 1, ये होता है। यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 2000, क्या P बराबर 2000 हो जाएगा, और R मतलब रेट होता है, रेट जो ब्याज होता है, तो 4% हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। और फिर टाइम हमें पता करना है कितना है, समय, वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, मतलब हमें T पता करना है, वर्षों में मतलब T बराबर वाट, ठीक है, यही पता करना है। क्या हो जाएगा, R हो गया, P हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, CI बराबर दे दिया है, कितना हो जाएगा 163.20 हो जा रहा है, 163.20 बढ़ कर वो हो जा रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 163.20। तो अभी हम इसको फॉर्मूला पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आई बराबर हो जाएगा 163.20 बराबर हो जाएगा पी क्या हो जाएगा 2000, और फिर 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 4, 4/, यहाँ पे हो जाएगा 4/100 अपॉन में टी -1, यहाँ पे ये हम इसको फॉर्मूला में पुट कर दिए, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 163.20 बराबर 2000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 इंटू 1 + 4/100 का पावर टी -2000, ये यहाँ पे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2000 -2000, तो इधर आ जाएगा तो +2000 हो जाएगा, जो कि टोटल हो जाएगा 2163.20, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2000, ठीक है।
और बराबर में हो जाएगा 1 + 4/100 का पावर t। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना टोटल आ जाएगा 25 676 हो जाएगा 676 प्लस बाई 625, 625 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये इतना से कितना कर जाएगा 25 बार में कट गया, 25 बार में तो 25 + 1 26, तो हो जाएगा 26/25 का पावर टी। ये हम यहाँ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखने वाला बात है, यहाँ जो 676 है वो 26 का स्क्वायर होता है और 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो ये 26/25 का स्क्वायर बराबर 26/25 का पावर टी। यहाँ से टी बराबर कितना आ गया 2, मतलब हमारा कितने साल में वो, तो अगर 2000 रुपया है 4% के वार्षिक पर लग रहा है, वो 2 साल में वो बढ़कर 2 साल में उसे एक्स्ट्रा 173.20 रुपया देना पड़ेगा 2 सालों में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। मतलब अगर ये बोल रहा है किस किस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा शून्य होगा, और ऑप्शन क्या है, यदि तीनों बिंदु शीर्ष मूल बिंदु के पास हो। मूल बिंदु ये होता है, यहाँ पे अगर मूल बिंदु के मान लीजिए यहाँ पे मूल बिंदु के ये पास है, यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्रेंगल जो भी बनेगा तो यहाँ इसका तो क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो हमारा ये नहीं होगा मूल बिंदु के पास, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर क्या है, तीनों बिंदु सरेखी हो, मतलब एक ही रेखा पर हो। यहाँ पे ट्रेंगल ही कैसे बनेगा, यहाँ पे जो ट्रेंगल बनेगा उसका यहाँ पे देखिए, मान ट्रेंगल हो जाएगा यही इसी पर, यहाँ पे देखिए ये इस पर जो बनेगा, का जो ट्रेंगल बनेगा रेखा पर उसका क्षेत्रफल तो 0 हो जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर तीनों बिंदु सरेखी हो, एक ही रेखा पर हो, तो यहाँ पे देखिए एक रेखा, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पर हो गया, एक बिंदु यहाँ, इसका कैसे हो जाएगा, इसका क्षेत्र 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का मान जिसके लिए बिंदु ए टू ए, मतलब ए में दिया हुआ है एक टर्म एक टर्म एक टर्म, ए और टू ए, एक से ये और ये। ठीक है, तो इसका सरेखी कब होगा, तो सरेखी कब आता है, जब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर हो जाएगा, वो जो रेखा हो जाएगा सरेखी हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, रेखा सरेखी सरेखी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिंदु सरेख हो जाएगा, बिंदु सरेख होगा। अगर जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा तो बिंदु सरेख हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू A1। यहाँ पे A1 इसे बता देते हैं, यहाँ पे क्या है A/2A, फिर है 3 और 1, और फिर -2 और 6, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे A1 जो हो जाएगा, A1 बराबर ये जो हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, और A2 बराबर हो जाएगा 3, और A3 बराबर हो जाएगा -2। क्या वही है, हाँ। और फिर B1 बराबर हो जाएगा 2A, और B2 बराबर हो जाएगा 1, और B3 बराबर हो जाएगा 6। यहाँ पे ये हमें पता चल गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू A1 इंटू B2, B2 -B3 प्लस A2, और फिर यहाँ पे होता है B2, A2 हो गया B1 -B3, और फिर प्लस A3, यहाँ पे A3 हो गया और B1 -B2, यहाँ पे ये होता है B1 -B3। कॉल आ रहा है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, A1 टू B2 माइनस B3 A2, यहाँ पे हो जाएगा B3 माइनस B1, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B3 माइनस B1, ठीक। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल 1/2 इंटू A1 बराबर क्या, A1 बराबर A है, A इंटू B2 बराबर क्या है, B2 बराबर क्या है, B2 बराबर 1 है, फिर माइनस और B3 कितना दिया, मतलब ये हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू है इसके हिसाब से हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा 1 और B3 हो जाएगा 6, फिर प्लस A2 कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 3, यहाँ पे देखिए A2 3 है, फिर इंटू B3 क्या है, B3 हो जाएगा 6 माइनस B1 क्या है, B1 है 2A प्लस A3 कितना दिया है, A3 दिया हुआ है -2, ठीक है। और B1 कितना है, B1 हो जाएगा 2A और B2 कितना है, B2 हो जाएगा 1, ठीक है। ये और ये सब कितना के बराबर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा 0 के बराबर, ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे यहीं पे करते देखिए, हो जाएगा 1/2 इंटू ए और 6 और माइनस क्या हो जाएगा, -5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे -5A है, प्लस यहाँ पे देखिए 6 माइनस 2 है, ये तो अलग हो जाएगा, तो इसको लिए मल्टीप्लाई करते हैं, 18 माइनस 3 दूना 6A प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो 2A -2A इंटू टू -2 इंटू 2A -4A हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस जो है +2 हो जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, अब बराबर ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे -5A -6A और -4A, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -5A और -6 है, -11A और -40 -15A, -5 6 5 11 और 4 15, तो -15 ये हो जाएगा। फिर देखिए 18 और ये 2, 18 और 2 20, तो +20 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बराबर में 0 -15A/2 प्लस ये कट जाएगा तो हो जाएगा 10 बराबर 0। फिर यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा, -15, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए माइनस इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा -10, तो -15A बराबर ये हो जाएगा -10 इंटू 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -15A बराबर 20 हो जाएगा, -20, तो -20 माइनस से ये माइनस कर जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 20/15, अगर इसको 5 से काटेंगे तो 4/3 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली हुआ, यहाँ पे पहले हमें सरेखी करने के लिए क्या पता चला, सरेखी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 है तो वो जो बिंदु हो जाएगा सरेखी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसमें से A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, B1 B2 सब निका पता कर लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता चलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है। और तो त्रिभुज से पता चल गया, तो यहाँ पे सभी का हम वैल्यू पता पुट कर देंगे कि A1 क्या है, A2 क्या है, तो हमें जो और ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सब कर दिए थे, यहाँ लास्ट में हमारा कट के 4/3 आ गया, मतलब ए का वैल्यू अगर हम 4/3 रखेंगे, सभी जगह पे बिंदु जो होगा ना सरेखी हमारा पता चल जाएगा, ए के किस मान के लिए, यहाँ पे ए की अगर वैल्यू 4/3 रखेंगे तो बिंदु सरेख आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कौन होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद, दो रेखा हो गया, इसको परस्पर प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरा काट दिया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ये और ये एक ये हो गया, एक ये एंगल, और यहाँ पे एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, मतलब वो ये दोनों एंगल की क्या हो जाएगा,
जब शीर्षाभिमुख कोण होता है, जो रेखा के अगर जो कटने पर जो एक आमने सामने का कोण बनता है वो बराबर होता है। मतलब ये कोण एंगल 1 इसको बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, 3 4। तो 1 जो हो जाएगा 1 2 के बराबर होगा, 1 जो 2 के बराबर होगा, और 3 जो हो जाएगा 4 के बराबर होगा। 3 जो हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। मतलब हमेशा हमेशा समान होती है। ऐसा नहीं है, ये एक थ्योरम है जो त्रिभुज चट्टान में आपको बताया जाएगा। एक थ्योरम है जो हमेशा समान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कोण बनाती है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये वृत्त हो गया, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, वृत्त के स्पर्श बिंदु यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा ले लें, यहाँ पे स्पर्श रेखा इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे स्पर्श बिंदु ये हो गया, यहाँ पे स्पर्श बिंदु ये हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वृत्त के स्पर्श रेखा होकर जाने वाली त्रिज्या बोल रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ से जो त्रिज्या जाएगा, यहाँ से जो त्रिज्या जाएगा ये, ठीक है, तो उसके साथ जो कोण बनाता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, और फिर यहाँ से अगर हम एक ऐसे रेखा खींच दे, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है। मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, कोण कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। मतलब ये त्रिभुज समकोण हो जाएगा, और एक ही समकोण बन रहा है एक जगह पर, तो ये एक ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, तो समानांतर भुजाओं के बीच दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए समलंब पहले कैसा होता है, ये हो जाएगा समलंब, ये हो जाएगा समलंब त्रिभुज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इसका समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, समानांतर भुजाओं के बीच का दूरी 15 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो दूरी हो जाएगा, ये वाला उसको कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। और फिर क्या बोल रहा है, समानांतर भुजा में एक भुजा के 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरा कौन से हो जाएगा, यहाँ पे एक भुजा 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। तो ये हमें पूछ रहा है एक्स, ये हमें ये वाला इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो पहले त्रिभुज जो होता है समलंब त्रिभुज, समलंब समांतर चतुर्भुज, समलंब त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू, ये जो हुआ 1/2 इंटू ये, एक ये साइड हो गया इसका, ये भुजा हो गया, ये भुजा, दोनों भुजा का योग, दोनों भुजा, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू दोनों जो भुजा आ गया उसका योग, दोनों भुजा का योग का योग, इंटू में हाइट, जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, तो हाइट एच मान लेते हैं, इसको बीच की दूरी कहते हैं हाइट, या फिर डिस्टेंस, इसको एच बोल दिए, ठीक है। तो फिर देखिए क्या बोल रहा है, और फिर हम पुट करेंगे वैल्यू सभी जगह पे, क्या कितना कितना दिया हुआ है। यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 480 बराबर 1/2 इंटू, एक दिया हुआ है 20, यहाँ पे देखिए एक भुजा 20 दिया हुआ है यहाँ पे, और दूसरा एक समय दूसरा पता करना है, क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, और इंटू इंटू एच क्या हो जाएगा, एच बीच की दूरी, तो एच 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 480 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 15/2, हो जाएगा 20 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए
अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480 गुने 2 बटा 15 बराबर 20 प्लस एक्स। यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये कटेगा 15 तिया 45 और 2 3 बार में, 30 जीरो 2 32 बार में, और 32 दूना 64 बराबर 20 प्लस एक्स। और इधर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 64 माइनस 20 जो कि 44 हो जाएगा। मतलब हमारा दूसरा भुजा कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। एक भुजा दिया हुआ है 20 और दूसरा भुजा 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप क्या, वर्ग क्या हो जाएगा देखिए, वर्ग ये हो जाएगा, इसका परिमाप दिया हुआ है मतलब पेरीमीटर, ये जो चारों यहाँ पे परिमाप हो जाएगा ये सब का जो ये हो जाएगा इसको परिमाप कहेंगे, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया हुआ है 48। पहले परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, एक जो भुजा हो जाएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तो वही उसका परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ 48, यहाँ पे 48 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने, भुजा हमें पता नहीं है तो भुजा में पता करना है, तो भुजा को मान लीजिए हम कुछ अचर टर्म एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 48 बटा 4 12, मतलब एक्स बराबर आ गया 12। मतलब एक भुजा का जो मान है वर्ग का, तो तीनों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर होता है वर्ग का, इसमें जो एक भुजा का माप आ गया वो 12 आ गया, मतलब ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, मतलब ये तीनों चारों का योग, चारों भुजा का माप आ गया 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार कमरे की भुजा 6.4 मीटर है, यहाँ पे भुजा आप दे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भुजा दे दिया हुआ है 6.5 मीटर, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 6.5 मीटर, ये भी हो जाएगा 6.5, ये भी हो जाएगा 6.5। ठीक है, तो अब फिर क्या बोल रहा है, इसका ये कोई कमरा है स्क्वायर में, मतलब वर्ग में एक कमरा है का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है, तो मतलब फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो फर्श का क्षेत्रफल भी एक वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जा है भुजा इंटू भुजा, भुजा गुने छत, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यहाँ पे देख भुजा इंटू, मतलब भुजा मतलब हो गया साइड, अगर इस ये साइड और ये साइड दो साइड को अगर मल्टीप्लाई कर दे हम तो ये इसका जो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई जो कराएगा वो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमें पता करना है क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भुजा इंटू भुजा, तो एक भुजा कितना है 6.5 गुने 6.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 42.25 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल बराबर, इसको आप लोग मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा 42.25 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्ग की लंबाई क्या होती है, तो बताया कि 3 होते हैं माध्य माध्यिका बहुलक, बहुलक में अगर हमको बहुलक निकालना है, पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे ये पहले देख लीजिए, निम्न सारणी का बहुलक वर्ग क्या है, मतलब बहुलक निकालने के लिए पहले इसके बीच का जो इंटरवल बारंबारता, उसके बीच का यहाँ पे क्या बोल रहा है, के बीच की जी लंबाई होनी चाहिए वो हमेशा बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे हो गया 0 से 5, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 0 से 5, यहाँ 5 से 8 और यहाँ पे 8 से 12, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये हमेशा 0 से 5 तो 5 से 10 हमेशा जो लंबाई होगा हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 से 5 दिया हुआ है, 5 से 10 दिया हुआ है, 10 से 15 मतलब हमेशा बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्ग की लंबाई हमेशा समान होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्न सारणी का बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग एक तो पता चल गया कि उसका लंबाई हमेशा समान होना चाहिए, और फिर उसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी है जो सबसे ज्यादा बार क्या है, यहाँ पे 2 ये है कम है, यहाँ पे 4 2 बार है, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय क्या है 5, जो हमारा आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का जो अंतराल क्या है वर्ग अंतराल, तो 10 से 15, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मतलब बहुलक में जो ज्यादा बार आता है उसको ही कहते हैं। और तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बहुलक वर्ग, मतलब इसका जो होगा ये हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो वो ये वर्ग हो जाएगा। बारंबारता जो बार ज्यादा बार आता है वही होता है, तो वर्ग वर्ग इसका ये हो जाएगा 10 से 15। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए ए बराबर दिया हुआ है 25 और सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 110, सिग्मा एफ आई बराबर 50। कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, तो कल्पित माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे कल्पित माध्य बराबर होता है एफ वाई डी आई बाई फाइव डी आई। ठीक है, यहाँ पे देखो तो कितना दिया हुआ है 110/50। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कल्पित माध्य से होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है, ए बराबर 25 दिया हुआ है, 25 प्लस ये 110 ये 50 दिया हुआ है। यहाँ पे इसको निकाल दिए, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2.2 तो हम आ जाएगा 27.2 हमारा आंसर है। मतलब कल्पित माध्य से अगर इसका माध्य निकालेंगे तो 27.2 आ जाएगा। तो कल्पित माध्य बराबर क्या होता है, ये होता है ये वाला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान होगा। तो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे, जो आप इसी चैनल में एक जाइएगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोचिंग होगा, पूरा वीडियो होगा, उसको आप देख सकते हैं। 3 गो को वीडियो होगा, तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, और ऊंचाई दूरी है उसको भी देख लीजिएगा। उसी के बेसिस पर अभी हम करा रहे हैं जो, और जो कंपटीशन मतलब डीएलएड में जो पूछता है वो ज़्यादा जरूरी रहता है ये सब चीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। tan जो हो जाएगा, tan किससे बदलता है, कॉट में, यहाँ पे हो जाएगा कॉट 10 डिग्री। और tan 70 को क्या लिख सकते हैं, tan 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बदल जाएगा तो ये cot 20 डिग्री हो जाएगा, cot 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए, अब इसको देखिए tan 10 डिग्री इसको लिख देंगे, tan 10 डिग्री यहाँ पे tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री तो tan 45 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। तो tan 70 डिग्री को हम cot 10 डिग्री लिख दिए, cot 10 डिग्री गुने tan 80 डिग्री, एक मिनट, tan 70 डिग्री को हम cot 20 डिग्री लिख दिए हैं, cot 20 डिग्री। फिर और tan 80 डिग्री को cot 10 डिग्री लिख दिए हैं। मतलब ये जो कम्प्लीमेंट्री, ये यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री होता है, 90 माइनस थीटा साइन कॉस से बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है, और टैन कॉट में बदलता है। यहाँ पे देखिए, तो टैन ये, और एक और हम बता दें, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। टैन थीटा और 1 थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा 1 के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला tan 10 डिग्री और cot 10 डिग्री, ये दोनों तो 1 के बराबर हो जाएगा। tan 20 और cot 20 ये दोनों मिलकर 1 के बराबर हो जाएगा। और tan 45 डिग्री जो होता है, एंगल हम बताए थे, वो भी आप इसी चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, tan 45 डिग्री भी 1 के बराबर हो जाएगा। टोटल हमारा मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री बराबर है। हम वही उसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले देखें कि इस दोनों का 29 और 61 कोई भी आ जाएगा। पहले हम 29 और कोई भी थीटा को, ये थीटा ही ना है, तो हम जोड़ के देखेंगे, 90 के बराबर हो रहा है तो हम ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री लगा देंगे, 90 वाला लगा देंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इसको हम 90 माइनस 29, यहाँ पे देखेंगे हम जोड़ के 29 और 61 तो 0 9 90 आ रहा है। मतलब हमें हमारे यहाँ पे
ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस ये चेंज हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर 29 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर रहता है तो क्या होता है 1। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन इसके ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। तो कौन सा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक प्लस कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा टेन थीटा का अपोजिट तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे ये डिवाइड होगा तो 1 ये हो गया और फिर एक हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ इसको हम अगर जो इसको हम ऐड किए फ्रैक्शनल एडिशन है। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक टर्म दोनों में समान है वो आपको दिख रहा होगा क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये हो जाएगा ये भी दोनों में समान है और तो इसको हम एक मान लेते हैं ये एक हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए ए इसको हम ए माने तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे ये वाला टर्म लग रहा है क्या तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे वही वाला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आगे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे देखिए हम क्या बताते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस 1 को यहाँ पे उतार देंगे अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये -1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा लास्ट में क्या बच गया हमारा लास्ट में केवल 2 बच गया मतलब 2 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें क्या पता चला यहाँ पे tan थीटा को हम एक बदल दिए tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर बटा cos थीटा होता है तो उसको से बदल दिए sec थीटा को बदल दिए सभी को बदल के हम आगे देखे तो यहाँ पे एक टर्म इक्वल आता हुआ दिख रहा था तो a मान लिए इसको b मान लिए 1 को b मान लिए a प्लस बी और a माइनस बी मतलब इसके रूल से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर किए तो a प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1 होता है इंटू प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा तो फिर -1 यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच गया आंसर जो कि हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। हाँ तो हम इस क्लास में हम कम से कम कितना 25 क्वेश्चन कर लिए 23 क्वेश्चन कर लिए तो अब अगले क्लास में हम देखेंगे इसके आगे का। तक ले मिलते हैं अगले क्लास में, तब जय हिंद जय भारत।